सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे सोशल परसेप्शन की। मतलब हम दूसरे लोगों को कैसे परसीव करते हैं, उनके चेहरे, आवाज़, इमोशन और एक्शन को कैसे उनके बारे में पता लगाते हैं। ये टॉपिक मेनली एक्सप्लोर करता है ब्रेन के वो सिस्टम जो ह्यूमन रिकॉग्निशन और अंडरस्टैंडिंग में इन्वॉल्व होते हैं। शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू सोशल परसेप्शन। और सोशल परसेप्शन एक प्रोसेस है जिसे हम दूसरों के बिहेवियर, एक्सपीरियंस और एक्शंस को समझते हैं। ये सिर्फ देखने तक लिमिटेशन नहीं होता। हम उसके आवाज़, इमोशन और बॉडी मूवमेंट से भी उनके इंटेंशन समझते हैं। बेसिकली ये हमारी एबिलिटी है पीपल को रीड करने की। अब देखते हैं सिंड्रोम्स। सिंड्रोम्स के रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन को लगता है कि उसके क्लोज लोग जैसे फैमिली मेम्बर्स इम्पोस्ट है, मतलब रियल नहीं है, बस उनका रूप लिया है किसी और ने। इसका मतलब होता है विजुअल रिकॉग्निशन इंटैक्ट रहता है लेकिन इमोशंस कनेक्शन कट हो जाता है। मतलब आंखों से पहचाना होता है पर दिल से नहीं। अब देखते हैं फेस परसेप्शन एंड रिकॉग्निशन। हम ब्रेन फेसेस को बहुत एफिशिएंटली प्रोसेस करते हैं और इसके लिए एक स्पेशल एरिया होता है, फ्यू फ्यूसिफॉर्म फेस एरिया या एफएफए, जो टेम्परल लोब में सिचुएटेड होता है। ये एरिया स्पेसिफिकली फेशियल आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज करता है। मतलब हम अपने दोस्त, फैमिली या सेलिब्रिटीज को इसके थ्रू पहचानते हैं। ओ, अब देखते हैं ब्रोस एंड यंग बोर्ड ऑफ फेस रिकॉग्नाइजेशन रूल्स। ये मॉडल इन्वेंट हुआ था ना, हाँ, 1986 में। 1986 में आया था जिसमें उन्होंने बताया कि फेस रिकॉग्निशन एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है। पहले हम फेस का स्ट्रक्चर एनकोड करते हैं, फिर उसके स्टोर रिकॉग्निशन यूनिट से कंपेयर करते हैं और फाइनली उस फेस के आइडेंटिटी का नाम रिकॉल करते हैं। ये मॉडल एक्सपीरियंस और लिप रीडिंग को भी इंक्लूड करता है। अब देखते हैं आई विटनेस आइडेंटिफिकेशन। आई विटनेस आइडेंटिफिकेशन एक एरिया है लेकिन ये हमेशा एक्यूरेट नहीं होता। जब कोई इवेंट स्ट्रेस या इमोशन प्रेशर में दिखाया जाता है तो हमारा ब्रेन एक्चुअली डिटेल्स या फिर फ्रेज को एक्यूरेट याद नहीं रखता। इसलिए कोर्ट केसेस में आई विटनेस एविडेंस पर हमेशा क्रॉस वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, न्यूट्रल मॉडल ऑफ फेस रिकॉग्नाइजेशन। हैक्सबे और उनके कॉलेजेस ने एक न्यूट्रल मॉडल प्रपोज किया था जिसमें कोर सिस्टम और एक्सटेंशन सिस्टम दोनों इन्वॉल्व होते हैं। कोर सिस्टम फेस के विजुअल डिटेल्स एनालाइज करता है जैसे आईज, माउथ एक्सपीरियंस, और एक्सटेंशन सिस्टम इमोशंस, मेमोरी एंड सोशल मीनिंग अटैच करता है। दोनों मिलकर कंपेयर रिकॉग्निशन देते हैं। देखते हैं वॉइस एंड सोशल क्योर्स। हम सिर्फ चेहरा नहीं, आवाज़ से भी लोगों को पहचानते हैं। वॉइस रिकॉग्निशन से हम जेंडर, मूड और कभी आइडेंटिटी भी समझ लेते हैं। इसमें ब्रेन को राइट टेम्परल लोब काम करता है। जब विजुअल और ऑडिटरी क्योर्स साथ आते हैं तो रिकॉग्निशन और भी स्ट्रांग हो जाता है। अब बायोलॉजिकल मोशन परसेप्शन। बायोलॉजिकल मोशन परसेप्शन का मतलब है कि किसी इंसान के मूवमेंट से उसका एक्शन और इमोशन समझना। जैसे सिर्फ एक शेडो या फिर लाइट डॉट से भी हमें समझ लेते हैं कि ये कोई चल रहा है या डांस कर रहा है। ये ब्रेन एक सुपर टेम्परल स्क्यूल्ड के थॉट प्रोसेस होता है जो सोशल इंटरेक्शन के लिए एसेंशियल है। अब सोशल, हाँ, सोशल सिग्नल्स।
इंटीग्रेशन रियल लाइफ में हम सिर्फ एक क्योर से नहीं बल्कि मल्टीपल क्योर से कंबाइन करते हैं, जैसे फेस, बॉडी, वॉइस एंड एक्सप्रेशन। जब ये सारे सिग्नल्स इंटीग्रेट होते हैं तो हम एम्पैथी डेवलप करते हैं और कम्युनिकेशन स्मूथ होती है। ये सोशल परसेप्शन का बेस है, नथिंग एल्स। डिसऑर्डर ऑफ सोशल परसेप्शन। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सोशल परसेप्शन को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। एम्यूस्टिव लोग भी मतलब लोगों के फेशियल एक्सपीरियंस और ट्यून समझना मुश्किल होता है, या फेस ब्लाइंडनेस में फेशियल फैमिलियर फेसेस भी रिकॉग्नाइज नहीं होते। ये सब यूजुअली टेम्परल या ऑक्यूटियल ब्रेन एरिया के डैमेज के कारण होता है। रिसर्च एंड फाइंडिंग्स क्या कहते हैं ये भी देख लेते हैं। रिसर्च बताता है कि ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक रीजन्स जैसे एफएफए और एसटीएस तब ज़्यादा एक्टिव होते हैं जब हम फेस और इमोशन रिसीव करते हैं। इमोशनल कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइजेशन को एनहेंस करता है, साथ ही मिरर न्यूरॉन्स सिस्टम भी एक्टिव होता है जो एम्पैथी और इमेजिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो गाइस, ये हुआ चैप्टर कंप्लीट और इन नेक्स्ट वीडियो हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।